हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ महामना अकेडमी। हम पिछले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरी लॉ पढ़ रहे थे। जो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है प्रेशर ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर हम इसे एक्सप्रेशन की तरह लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे? पिछली क्लास में हमने देखा था अभी P गैस है ना, P गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। लेट दैट गैस बी A, है ना। वो गैस हम मान लेते हैं A है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्या निकल के आएगा हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ से हटेगा, निकल के आएगा हमारा KH इंटू एक्स गैस। एक्स गैस बोल दें या एक्स A बोल दें, एक्स गैस मानना ज़्यादा सही रहेगा। एक्स गैस, यहाँ भी हम एक्स गैस मान लेते हैं। तो अगर हम KH इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा? KH इज इक्वल्स टू P गैस अपॉन एक्स गैस। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में। अगर हमारा KH वैल्यू इंक्रीज करेगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? डिक्रीज करेगा। साथ में हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। अब यही कॉन्सेप्ट हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। सिर्फ इस पे हमें ध्यान देना है, इस वाले पे, इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। जिसमें क्या कह रहा है, अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा, साथ में हमारी सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, टू गैसेस A एंड B। कौन सी गैसेस है? गैस A है हमारे पास, गैस A है हमारे पास, गैस B है हमारे पास। आर गिवन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर उनकी कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट है। हैज़ KH वैल्यू 1 atm एंड 2 atm। देखिए हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस A हमारे पास दिया हुआ है, बिल्कुल। गैस A का कितना, गैस A का KH वैल्यू कितना है हमारे पास? 1 atm, है ना। गैस B हमारे पास दिया हुआ है, गैस B का हमारे पास कितना KH वैल्यू है? 2 atm। ये दोनों ही कौन सी वैल्यूज हैं? KH वैल्यूज। हमसे पूछ रहा है प्रिडिक्ट विच गैस इज मोर सॉल्युबल। मोर सॉल्युबल मतलब हमसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? पीछे पढ़ा हमने, अगर KH वैल्यू इंक्रीज करेगी तो X गैस हमारा क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा हमारा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में KH वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है? B की हमारी KH वैल्यू ज़्यादा है A से। जब B की हमारी KH वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? सबसे कम सॉल्युबल हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल। अब देखिए A क्या है? A का हमारा KH वैल्यू क्या है? अगर B से कंपेयर करें तो इसका KH वैल्यू हमारा कम है। इसका मतलब क्या है? KH वैल्यू कम मीन्स मोर सॉल्युबिलिटी, सो A विल बी मोर सॉल्युबल। ठीक है, बिल्कुल सही। A हमारा क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें हेनरी लॉ से पता है क्या कहता है, अगर हमारा हेनरी लॉ, हेनरी कांस्टेंट बड़ा है तो मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी हमारे दोनों ही कम रहेंगे। उस कॉन्सेप्ट से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन मैं लाई हुई हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। हमारे पास वही सेम दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? P and T both are constant, both are constant, okay. Here P and T both are constant. We have two gases, gas A and gas B, okay. Two gases, gas A and B, जिसका हमारा
KH वैल्यू दिया हुआ है इनवर्स में, KH इनवर्स। अब देखिए यहाँ KH इनवर्स दिया है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल KH मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी थी, इसमें क्या हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इनवर्स में दी हुई है। देखिए KH इनवर्स की वैल्यू A वाले की है 1 ATM और B वाले की है हमारी 2 ATM। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज मोर सॉल्यूबल, विच इज मोर सॉल्यूबल। ओके, अब देखिए KH इनवर्स दिया हुआ है, अभी हमने पीछे हेनरी लॉ में क्या पढ़ा था, हेनरी लॉ कहता है P गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स गैस। ओके, KH इंटू एक्स गैस, यहाँ से KH क्या हो जाएगा, KH इज इक्वल्स टू P गैस अपॉन एक्स गैस। यहाँ देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे हम जाएंगे, क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, क्वेश्चन का डेटा दिया किस में है, क्वेश्चन का डेटा हमारा KH इनवर्स में है, तो इसको हम KH इनवर्स बनाते हैं, इसको इनवर्स करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1 अपॉन KH इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स गैस अपॉन में P गैस। ओके, वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स गैस अपॉन P गैस। अगर हम इसे इधर लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KH इनवर्स, KH इनवर्स क्या हो जाएगा, KH इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स गैस अपॉन P गैस। ओके, वी कैन राइट लाइक दिस, KH इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स गैस अपॉन P गैस। अब देखिए हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, KH इनवर्स और एक्स गैस, अगर हमारा यहाँ से KH इंक्रीज करेगा, या तो हम इसको ऐसे मान लें KH इंक्रीज नहीं सीधा डिक्रीज करवाते हुए चलते हैं हम, अगर हमारा KH डिक्रीज करेगा, ठीक है, KH डिक्रीज या सीधा KH इनवर्स ही लेके चलते हैं। ओके, KH इनवर्स हमारा इंक्रीज करेगा तो मोल फ्रैक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एक्स गैस भी हमारा यहाँ से इंक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी भी हमारी यहाँ से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए KH इनवर्स सबसे ज़्यादा इसमें किसका दिया हुआ है, KH इनवर्स हमारा A का कितना 1 ATM, B का कितना दिया हुआ 2 ATM, तो KH इनवर्स हमारा B का सबसे ज़्यादा दिया हुआ 2 ATM, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, B विल बी मोर सॉल्युबल। यहाँ से देखिए KH इनवर्स जिसका ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उसका उतना ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा है ना, सॉल्युबिलिटी उसका उतना ज़्यादा, तो KH इनवर्स जिसका सबसे ज़्यादा है वही हमारा मोर सॉल्युबल रहेगा, क्या हो जाएगा, B विल बी मोर सॉल्युबल, B विल बी मोर सॉल्युबल। ओके, अब देखिए हमने हेनरी लॉ पढ़ा, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन किए, और हमने भी पिछली क्लास में पढ़ा था कि हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है हमारा, पास्कल होता है और 1 ATM होता है। बिल्कुल सही, तो चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हेनरी लॉ पढ़ने के बाद हमने 2 क्वेश्चंस किए, अब हेनरी लॉ के कुछ लिमिटेशंस आते हैं, मतलब हेनरी लॉ कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही फॉलो होंगे, उन्हें हम उसके लिमिटेशंस बोलेंगे, अगर वो कंडीशंस नहीं होंगे तो हेनरी लॉ हमारा फॉलो नहीं हो पाएगा। देखिए वो लिमिटेशंस हमारे क्या है, अगर हम पहला लिमिटेशन लेके चले हेनरी लॉ का, तो कहता क्या है हेनरी लॉ हमारा, गैसियस सॉल्यूट क्या होना चाहिए, गैसियस सॉल्यूट must be present at लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हमारा गैसियस सॉल्यूट जो है वो हमेशा लो टेम्परेचर पर होना चाहिए और हाई प्रेशर पर होना चाहिए, प्रेजेंट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये हमारा
पहला लिमिटेशन हो गया हेनरी लॉ का। अब दूसरा लिमिटेशन देखिए क्या कहता है, गैसियस सॉल्यूट, है ना, गैसियस सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो प्रेजेंट सॉल्यूट्स हैं उसके लिमिटेशंस बता रहे हैं अभी हम। कह रहा है गैसियस सॉल्यूट should not show क्या नहीं करना चाहिए, should not show any chemical reaction with the solution। क्या होना चाहिए हमारा, जो गैसियस सॉल्यूट प्रेजेंट है वो ज़रा भी केमिकल रिएक्शन नहीं शो करेगा हमारे जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, नहीं तो हमारा हेनरी लॉ नहीं फॉलो होगा। हेनरी लॉ हमारा यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होना चाहिए, गैसियस सॉल्यूट केमिकल रिएक्शन ना शो करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारा, देखिए नेक्स्ट लिमिटेशन कहता है कि जो सॉल्यूशन होनी चाहिए वो हमारी डाइल्यूट होनी चाहिए। मतलब सॉल्यूशन हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट लेंगे उतना अच्छा हमारा हेनरी लॉ फॉलो होगा। क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट, है ना, सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट, जो हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड होना चाहिए। डाइल्यूट होना यहाँ पे ज़रूरी है हमारा सॉल्यूशन का, तभी जा करके हमारा हेनरी लॉ फॉलो हो पाएगा। देखिए हमने 3 लिमिटेशन पढ़ ली हेनरी लॉ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है ये, क्वेश्चंस में हेल्प करती है सारी लिमिटेशन, सिर्फ उसके आगे एप्लीकेशन नहीं है इसका, क्वेश्चंस में ही ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा। देखिए अब हेनरी लॉ अप्लाई कहाँ कहाँ होता है ना, हेनरी लॉ पढ़ लिया, अब उसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए जब हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो कार्बोनेटेड वाटर होता है, उस कार्बोनेटेड वाटर में क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। तो वो CO2 हम कैसे उस वाटर में मिक्स कर रहे हैं जिससे वो कार्बोनेटेड वाटर बन पा रहा है, वहाँ पर हमारा हेनरी लॉ फॉलो होता है। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए पहला एप्लीकेशन में, हेल्प इन solubility of CO2 in सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं उसमें CO2 का मिक्सचर कैसे होता है, हेनरी लॉ के थ्रू ही हमारा मिक्सचर होता है CO2 का। बोल रहा है हेल्प इन सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एट हाई प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हमारा क्या होगा, CO2 का डिसोल्यूशन होगा हमारे वाटर में, सॉल्युबिलिटी करेंगे हम CO2 का वाटर में, तब जा करके हमारा कार्बोनेटेड वाटर बनेगा जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक कहलाता है। उसमें हम हेनरी लॉ फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा इसी में, स्कूबा ड्राइवर्स टेक ऑक्सीजन थ्रू हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से हमारा क्या, जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो सांस लेते हैं, स्कूबा ड्राइवर टेक ऑक्सीजन थ्रू हेनरी लॉ। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा हेनरी लॉ का कहता है हेल्प इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थ्रू लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेल्प इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, जिसमें लंग्स में, एंड हम कह सकते हैं एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना। क्या होता है,
हेनरी लॉ की वजह से ही हम ऑक्सीजन का सप्लाई कर पाते हैं अपने लंग्स में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए कह रहे हैं हेनरी लॉ का। देखिए जब क्लाइंबर्स क्या होते हैं माउंटेन में जब क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं, जब काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं हायर एल्टीट्यूड्स पे, तो वहाँ क्या होता है ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होता है बहुत कम होता है। ऑक्सीजन का सप्लाई जब कम होता है तो उनके ब्लड में भी क्या होगा ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, जिससे उन्हें वीकनेस होगी, उनको चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, वो क्लाइंब ईजिली नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम एक बीमारी कहते हैं एनॉक्सिया। बीमारी का नाम है हमारा एनॉक्सिया, है ना। एनॉक्सिया की कंडीशन आ जाती है हमारी जब ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में कम होता है। इसके लिए हम लिख सकते हैं एट हायर एल्टीट्यूड्स, एट हायर altitudes, at higher altitudes climbers find difficulty किसमें difficulty in climbing ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना। लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी हो तो क्या होगा वीकनेस आएगी हमारी बॉडी में। लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी विच कॉजेज वीकनेस होता है। और क्या होता है वीकनेस एंड क्या होगा डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग, ओके। क्या होगा चढ़ने में हमें दिक्कत होगी। तो देखिए ये एप्लीकेशंस है हमारे हेनरी लॉ के। पहला एप्लीकेशन क्या था बहुत सिंपल है, फटाक से रिवाइज करते हैं। CO2 का डिसोल्यूशन इन वाटर में कैसे होगा हमारा हेनरी लॉ की हेल्प से। हेल्प इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्कूबा डाइवर्स कैसे सांस लेते हैं हमारे हेनरी लॉ से सांस लेते हैं। और हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है जब सांस कम होती है तो वीकनेस कॉज करती है और एनॉक्सिया की कंडीशन आती है, इसमें भी हमारा हेनरी लॉ ही काम करता है। तो ये हमारे 4 एप्लीकेशंस थे हेनरी लॉ के, है ना। अब देखिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी का हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी देखा था। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके बाद हमने टेम्परेचर का पढ़ा था। तो मैंने टेम्परेचर पिछले क्लास में आपको क्या बताया था वो थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ करेक्ट करेंगे हम, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ही सही करेक्ट करना है हमें। मैंने क्या लिखा था उस क्लास में, लिखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, है ना। अब जो ये मैंने एंडोथर्मिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिखा था, इसका मतलब क्या था हमारा, जब भी हमारी कंडीशन आएगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस की और टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, अगर हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन चल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा क्या हो रहा है यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। इसका मतलब हमारा क्या टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा हमारी सॉल्युबिलिटी का हम लोग फैक्टर पढ़े थे, तो सॉल्युबिलिटी बताना यहाँ ज़रूरी है। सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। अब देखिए हम इसी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी फटाक से देख लेते हैं। मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था यहाँ कहने का अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, ध्यान दीजिए हम यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सॉल्युबिलिटी यहाँ पे हमारा डिक्रीज कर गया, डिक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस सो सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड।
बस सही है, हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था पिछले क्लास का, जो कि मैंने सॉल्युबिलिटी का नहीं बताया था आप लोगों को। डायरेक्टली मैंने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन से कंपेयर करवा दिया था। अगर सॉल्युबिलिटी का पूछे तो हम क्या बता देंगे, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, एंडोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी हमारी। ठीक है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। देखा हमने इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखा हेनरी लॉ के बेस पे। अब देखिए कॉन्सेप्ट आता है इवेपोरेशन का, है ना, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। खैर इस चैप्टर में उतना हमारा एप्लीकेशन नहीं है इवेपोरेशन का, लेकिन हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं। उसके आगे वेपर प्रेशर से ही चल के हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा राउल्ट्स लॉ बनेगा। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, जहाँ पर ये इवेपोरेशन जो टर्म है वो बहुत बार आएगा। तो हमें इवेपोरेशन के बारे में पता होना चाहिए, और इवेपोरेशन में कौन कौन सी चीज़ें असर डालती हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या है, हमें वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसकी फटाक से डेफिनेशन देख लेते हैं। इवेपोरेशन कहता क्या है, हम बोलेंगे इवेपोरेशन क्या है, दिस इज अ फेनोमेना, दिस इज अ फेनोमेना, है ना, ये एक फेनोमेना है। दिस इज अ फेनोमेना इन विच लिक्विड पार्टिकल्स, ध्यान देना है क्या क्या मैं बोल रही हूँ, लिक्विड पार्टिकल बोल रही हूँ, गैसेस पार्टिकल बोल रही हूँ, सॉलिड पार्टिकल्स बोल रही हूँ। बोल रहा है दिस इज, है ना, दिस इज अ फेनोमेना इन विच लिक्विड पार्टिकल्स are escaping from the surface and converted to, किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कन्वर्टेड टू इट्स, किस में, कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस वेपर फॉर्म। गैसियस वेपर में क्या हो रहा है, ये एक ऐसा पार्टिकल्स है जिसमें क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, हमारे वेपर स्टेट में या गैसियस वेपर फॉर्म में, गैसियस वेपर फॉर्म। ठीक है, क्या हो रहा है, हमारा लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाना किस में, गैसियस वेपर फॉर्म में, हम इसी को इवेपोरेशन कहते हैं। अब देखिए क्या इवेपोरेशन सारे टेम्परेचर पर होता है, जी हाँ, इवेपोरेशन किस में होता है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, है ना। इवेपोरेशन क्या है, सारे टेम्परेचर पर होता है। हमने देखा होगा आइस में क्या होता है, अगर हम आइस क्यूब लेते हैं सपोज करिए हमारा आइस क्यूब है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, आइस क्यूब के ऊपर धुआं रहता है, वो धुआं क्या होता है, कोल्ड फील होता है हमें उस धुआं से, कुछ इस तरह का रहता है, ब्लरी सरफेस हो जाता है, ब्लरी, हमें सब कुछ आइस क्यूब के ऊपर सब ब्लर दिखता है, वो क्या होता है, वेपर्स ही होते हैं, है ना, वेपर्स है। तो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, सारे टेम्परेचर रिप्लेस हो रहा है, मतलब अगर टेम्परेचर कम भी है फिर भी हमारा क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। ये प्रोसेस क्या हो रही है हमारे यहाँ पे, ये प्रोसेस भी हमारी इवेपोरेशन हो रही है, हम इसे भी इवेपोरेशन ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा आइस क्यूब है इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कॉम्पैक्ट में थे, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे गैसियस वेपर्स में, सॉलिड से सीधा गैसियस वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को भी इवेपोरेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, ओवरऑल हम इसे कंडेंसेशन बोलते हैं, लेकिन हम इसे क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेशन, क्योंकि क्या हो रहा है, इवेपोरेशन जर्नल टर्म है और ये सारे टेम्परेचर पर टेक्स प्लेस होता है। टेम्परेचर कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, इवेपोरेशन होगा ही होगा, तो हम इसे इवेपोरेशन बोलेंगे। लेकिन जनरल टर्म क्या बोलते हैं इसको, जनरली सॉलिड पार्टिकल्स का गैसियस में कन्वर्ट हो जाना कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन। लेकिन हम यहाँ लेके क्या चल रहे हैं, इवेपोरेशन अभी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या होता है ना, बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों का अंतर आता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है। बॉइलिंग हमारा क्या होता है, इसे इरेज करते हैं यहाँ से,
है ना। बॉइलिंग हमारा क्या होता है, बॉइलिंग हमारा क्या होता है, सिर्फ एक ही टेम्परेचर पर होता है, वेयर एज एवेपोरेशन क्या होता है, एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। अगर हम यहाँ बॉइलिंग की बात करें, बॉइलिंग बॉइलिंग टेक्स प्लेस बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ओनली वन टेम्परेचर, है ना। बॉइलिंग क्या हो रहा है हमारा, सिर्फ एक ही टेम्परेचर पर होता है, एवेपोरेशन क्या होता है ऑल टेम्परेचर पे। एक और चीज़ देखेंगे हम, बॉइलिंग क्या है, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, वाइल एवेपोरेशन क्या हमारा सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। हम यहाँ लिख दें, बॉइलिंग 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 डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, है ना। बॉइलिंग किस पर डिपेंड नहीं करता है, सरफेस एरिया पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। वेयर एज इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, क्योंकि ये ऑल टेम्परेचर पे प्लेस कर रहा है तो चाहे जैसा भी सरफेस हो इवेपोरेशन हमारा होगा ही होगा। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, है ना। इवेपोरेशन हमारा सारे टेम्परेचर पे प्लेस हो रहा है और टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर एंड नॉट सरफेस, सॉरी क्या होगा, सरफेस डिपेंडेंट होगा हमारे यहाँ से, इवेपोरेशन एंड सरफेस डिपेंडेंट। देखिए अभी क्या हमने पढ़ा, टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर एंड सरफेस डिपेंडेंट, ये क्या है, सिर्फ एक टेम्परेचर पे होता है और सरफेस डिपेंडेंट हमारा नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसी में देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या होंगे, इसी में हम देख लेते हैं। है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखिए सबसे पहला हमारा आता है इंटर पार्टिकल फोर्स, है ना। सबसे पहला आता है हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स, क्या ये आईपीएफ, इंटर पार्टिकल फोर्स। अब देखिए ये कैसे अफेक्ट करेगा इवेपोरेशन को। सपोज करिए हमारे पास एक आइस क्यूब है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जो जिसमें जो सॉलिड है वो आपस में बहुत तगड़े चिपके हुए हैं, आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्शन में है ना। आइस क्यूब है हमारा जो कि बहुत टाइट है, इसके सारे पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए हैं। तो देखिए क्या इसमें इवेपोरेशन जल्दी हो पाएगा, क्या इसके पार्टिकल्स जल्दी टूट पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सिंस ये स्ट्रॉन्ग है तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल बॉन्ड जो होगा आपस में, पार्टिकल बॉन्ड टुगेदर, किसमें रहेंगे, पार्टिकल बॉन्ड टुगेदर स्ट्रांगली, है ना। जब पार्टिकल्स इसमें आपस में तेज़ी से चिपके रहेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो हमारा इवेपोरेशन टेक प्लेस हो पाएगा, जल्दी हम पार्टिकल्स को तोड़ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इवेपोरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इंटर पार्टिकल फोर्स के, है ना। इवेपोरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटर पार्टिकल फोर्स के। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया हम बढ़ा दें तो इवेपोरेशन फास्टर प्लेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इवेपोरेशन क्या हो रहा है सारे टेम्परेचर पे हो रहा है और सरफेस डिपेंडेंट हो रहा है,
देखिए हम इसका एग्जांपल सी वाटर से देखते हैं। हम सी वाटर क्या लेते हैं, एक सरफेस लेते हैं, ठीक है, या बड़ा सा कंटेनर ले लेते हैं। हम उसमें क्या करेंगे, सी वाटर डालेंगे इधर, और एक पतला सा कंटेनर ले लेते हैं, इसमें हम सी वाटर डाल देंगे और एक ही टेम्परेचर पे दोनों को रखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये फैल्यूम हो तो ये फटाफट हमारे इवेपोरेट कर जाएंगे, है ना, फटाफट हमारे इवेपोरेट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, सरफेस क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इवेपोरेशन के। सरफेस जितना ज़्यादा हो रहा है इवेपोरेशन हमारा उतना तेज़ी से हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, है ना, किसके, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। दूसरा देखते हैं हम, तीसरा हमारा है विंड स्पीड। विंड स्पीड, देखिए जब तेज़ी से हवा चलेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, वेरी करता रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है, इवेपोरेशन सारे टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, है ना। विंड स्पीड हमारी क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन हो जा रही है। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ड्राइनेस ऑफ एयर। नेक्स्ट फैक्टर हमारा हो जाएगा ड्राइनेस ऑफ एयर। ड्राइनेस ऑफ एयर मतलब क्या है, ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन क्या हो रहा है, सारे टेम्परेचर पे टेक प्लेस हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, है ना। हमने क्या देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में इंटर पार्टिकल फोर्स देखा, सरफेस एरिया देखा, विंड स्पीड देखा और ड्राइनेस ऑफ एयर देखा। ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो हमने अभी तक फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए वेपर प्रेशर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन चैप्टर में अगर हम देखें तो, क्योंकि वेपर प्रेशर ही आगे सारा रोल प्ले करने वाला है, राउल्ट्स लॉ में भी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी, और आगे के जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, वॉन हॉफ फैक्टर्स, क्लेशियर-स्क्रेपर इक्वेशन, इन सब में हमारा वेपर प्रेशर का ही काम होने वाला है। तो देखिए वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जानने की कोशिश करते हैं पहले। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है। हम कहीं कहीं देखते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कहीं कहीं क्या मैक्सिमम जगह ही लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर और पी टोटल, है ना। देखिए पार्शियल प्रेशर और पी टोटल कहता है क्या है, पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ एनी वन गैस present in the solution, है ना। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर किसी एक ही गैस का लेते हैं हम, उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए पी टोटल क्या होता है, प्रेशर ऑफ all the gases present in a solution, क्या टोटल प्रेशर मतलब सारे गैसेस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उनका प्रेशर हम पी टोटल बोलते हैं। टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब सिर्फ एक गैस का प्रेशर हम पार्शियल प्रेशर से कहते हैं। दो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया यहाँ पे। अब देखिए वेपर प्रेशर होता क्या है ना। चलिए वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पहले हम डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज at a given temperature किसमें, at a given temperature the pressure of vapor pressure of vapor it is defined as at a given temperature the pressure of vapor क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, व्हेन कब, when
when dynamic equilibrium is achieved between कब अचीव बिटवीन इट्स वेपर स्टेट या फेज बोल लें, वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, है ना, वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, हम उसे ही क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ अ वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर व्हेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव बिटवीन इट्स वेपर स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, है ना। कंटेनर है हमारे पास यहाँ पे, है ना, कंटेनर लिया, यहाँ पर हमारा कुछ लिक्विड सॉल्यूशन रखा हुआ था और लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर क्या है, इसी के प्रेशर है, इसी के गैसियस पार्टिकल्स हैं, इसी के हमारे गैसियस पार्टिकल्स दिए हुए हैं, है ना, गैसियस पार्टिकल्स दिए हुए हैं। अब क्या है, इधर से गैसियस पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, और इसके वेपर स्टेट, ये क्या है हमारा, इसका वेपर स्टेट है, और ये क्या है हमारा, लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट, है ना। इन दोनों के बीच में क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तब जब हमारा प्रेशर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर ऑफ वेपर इज द वेपर प्रेशर, है ना, बहुत इजी है वेपर प्रेशर का मतलब। अब देखिए हमने भी कुछ टाइम पहले पढ़ा कि इवेपोरेशन क्या है और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, तो हम यहाँ भी जानने की कोशिश करते हैं कि वेपर प्रेशर के फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं हमारे। आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। होप सो आपने इसे नोट कर लिया होगा। इरेज करते हैं इसे। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों से अपने आप को अफेक्ट करवाता है, हम देखेंगे वेपर प्रेशर के लिए। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहला हमारा वही सेम फैक्टर इंटर पार्टिकल फोर्स, जैसा इवेपोरेशन में था वैसे ही हमारा यहाँ भी इंटर पार्टिकल फोर्स भी अफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर को। पहला है हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स, है ना। वहाँ पे क्या हो रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था। जो कॉन्सेप्ट वहाँ चला था कि स्ट्रॉन्ग रहेगा, वेपरेशन जल्दी नहीं होगा, वहाँ यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स, है ना। वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स, ठीक है। अब देखिए हमने वहाँ 4 फैक्टर पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, सरफेस एरिया, ड्राइनेस ऑफ एयर, विंड स्पीड, इंटर पार्टिकल फोर्स। देखिए उसी में हमारा 5वां फैक्टर भी आता है। 5वां फैक्टर क्या कहता है, देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है वेपर प्रेशर में, सरफेस एरिया, विंड स्पीड। देखिए इसी में अगर हम 5वां फैक्टर इंक्लूड करें, 5वां फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ये छूट रहा था टेम्परेचर, टोटल 5 फैक्टर होंगे। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, है ना। देखिए हमने क्या पढ़ा, इवेपोरेशन क्या होता है, सारे टेम्परेचर पर टेक्स प्लेस होता है, लेकिन इवेपोरेशन की रेट कैसी होती है, इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पे होता है, सबसे कम किस टेम्परेचर पे होता है। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए कुछ सॉलिड आइस क्यूब है हमारे पास, ये आइस क्यूब दी हुई है।
अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे इनके बीच में क्या कोलिजन होगा, इनके बीच में कोलिजन होना स्टार्ट होगा, कोलिजन होना स्टार्ट हुआ जिससे क्या हुआ, आपस में टकराना शुरू हुआ, आपस में टकराना शुरू होगा, क्या होगा, जो उनका फोर्स था आपस में, जो उनकी बॉन्डिंग थी आपस में, क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी। यहाँ बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी, वीक बॉन्डिंग हो जाएगी इनकी, है ना। वीक बॉन्डिंग हम क्या करें, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वीक बॉन्डिंग होगी, वीक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, वो टूटेंगे आपस में, टूटेंगे, फैलेंगे और क्या होगा, उतनी ही तेज़ी से इवेपोरेशन हो जाएगा हमारा। वीक बॉन्डिंग से हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन तेज़ी से होने लगेगा। बस यही हमारा 5वां फैक्टर था इवेपोरेशन में। अब हम वेपर प्रेशर में चलिए अपना देखते हैं, जो हम देख रहे थे अभी वेपर प्रेशर का ही। वेपर प्रेशर में हमने क्या देखा, इंटर पार्टिकल फोर्स, है ना। वेपर प्रेशर में हम इंटर पार्टिकल फोर्स देख लिए, क्या होता है इंटर पार्टिकल फोर्स, सेम एज इवेपोरेशन में, सेम एज वेपर प्रेशर में, दोनों में ही क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे हमारे। नेक्स्ट देखते हैं हम फैक्टर टेम्परेचर का। टेम्परेचर का देखिए, टेम्परेचर कैसे असर डालेगा हमारा वेपर प्रेशर पे। अगर हम एक कंटेनर ले लें यहाँ पे, ठीक है, कंटेनर ले लें यहाँ पे और उसमें लिक्विड है ना, लिक्विड है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर का हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, है ना। इस कंटेनर क्या किए, हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिए। टेम्परेचर जब बढ़ाना शुरू किए क्या होगा, आपस में यहाँ भी कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपस में टकराएंगे, है ना। आपस में मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड क्या होगी, वीकर होगी। जो इनकी बॉन्ड लिक्विड में भी थोड़ी बहुत तो रहेगी ना बॉन्ड, हल्की फुल्की, सॉलिड से भले ही कम रहेगी, लेकिन लिक्विड में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहेगी, लेकिन लिक्विड में क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहाँ भी क्या होगा, हमारा जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, वो जो लिक्विड यहाँ पे हैं, लिक्विड फटाफट क्या होंगे, गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, है ना। तो क्या हो रहा है, जो प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा हो जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पार्टिकल्स क्या हो रहा है, अपने स्केप हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, तो ऊपर गैस इंक्रीज करे तो उसका क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, है ना। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए वेपर प्रेशर में हमने टेम्परेचर देखा और इंटर पार्टिकल फोर्स, क्या सरफेस एरिया, ड्राइनेस ऑफ एयर, विंड स्पीड, ये सब असर डालेगी वेपर प्रेशर को, बिल्कुल भी नहीं। सरफेस एरिया, विंड स्पीड, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ड्राइनेस ऑफ एयर, does not affect vapor pressure, है ना। ये असर नहीं डालेंगे वेपर प्रेशर पे। साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के साथ साथ ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ कंटेनर और शेप ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर does not affect वेपर प्रेशर, है ना। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा हमारा ये सारे फैक्टर्स। सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ड्राइनेस ऑफ एयर डज नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर, एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ कंटेनर एंड प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वेपर प्रेशर के, जो कि आगे के कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होंगे।
देखिए हमने पढ़ लिया वेपर प्रेशर क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है। अब देखिए क्लेशियस केप्लन इक्वेशन का हम यहाँ डिराइवेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ डिराइवेशन से मतलब नहीं है। क्लेशियस केप्लन इक्वेशन सिर्फ हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है हम ये देखते हैं। इट इज़ हेल्पफुल, किसमें? हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग it is helpful in determining the क्या latent heat of क्या latent heat of vaporization है ना, latent heat of vaporization। ठीक है, इसका इक्वेशन देखते हैं। क्लेशियस केप्लन इक्वेशन क्या कहता है हमारा, log P2 by P1 is equals to delta H vap upon 2.303 R in bracket 1 by T1 minus 1 by T2 where क्या है हमारा, T1 and T2 आर टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है T टेम्परेचर है, टेम्परेचर, और T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है ना, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, और P2 हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ component, वेपर प्रेशर ऑफ component 2, P2 वेपर प्रेशर ऑफ component 2, P1 क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ component 2, P1 क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ component 1 है ना, वेपर प्रेशर ऑफ component 1। और देखिए ये जो वैल्यू रहेगी ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी है ना, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यही है हमारा क्लेशियस केप्लन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन ये हमें इक्वेशन पता होना चाहिए क्लेशियस इक्वेशन कहता क्या है। अब चलिए इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए राउल्स लॉ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्स लॉ है ना। इससे पहले हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, हेनरी लॉ, जो क्या था, सिर्फ प्रेशर को कह रहा था। अब इसमें क्या होगा हमारा, राउल्स लॉ में हमारा वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसमें एप्लीकेशन हो रहा है ना, वेपर प्रेशर इज अप्लाइड। इसमें क्या हो रहा है हमारा, वेपर प्रेशर हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर देखिए हम इसी में राउल्स लॉ अगर जानने की कोशिश करें तो राउल्स लॉ कहता क्या है, पहले राउल्स लॉ की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये कह क्या रहा है, इट इज डिफाइंड एज at a given temperature क्या है, at a given temperature the vapor pressure है ना, वेपर प्रेशर इसमें आया तो एप्लीकेशन ऑफ वेपर प्रेशर हुआ ये। इट इज डिफाइंड एज at a given temperature the vapor pressure of any volatile component, क्या है, volatile component
the vapor pressure of any volatile component present at the solution surface or liquid surface is directly proportional. किसके directly proportional? Directly proportional to its mole fraction, of that component. of that कौन सा component? volatile component. of that volatile component present in solution, है ना, present in solution. क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. देखिए हमने यहाँ पे बोला है वॉलेटाइल कंपोनेंट, है ना. वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल कंपोनेंट कुछ नहीं, जिसको हम हमारे पास लिक्विड था, बॉटल में पैक किए थे, उसे आउटर इन्वायरमेंट, आउटर सराउंडिंग में लाए, वो वेपराइज हो गया, है ना, वो तुरंत भाप में कन्वर्ट हो गया. बस वही हमारा वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है. जैसे हम यहाँ पे बॉटल में वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को हम जनरली बॉटल्स में ही पैक करते हैं, क्योंकि उसे बाहर लाएंगे तो वो भाप बन के तुरंत उड़ जाते हैं. वही हमारे वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं. अगर देखिए हम इसे क्या करते हैं, जनरली बॉटल्स में पैक करके रखते हैं, है ना. कैप लगी हुई है यहाँ पे. अगर ये कैप हम निकाल दिए तो क्या होगा? कैप निकालने से क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी ये भाप में उड़ जाएंगे, है ना. ये भाप में उड़ जाएंगे. जैसे हम अपने वुंड्स पे यूज़ करते हैं, चोट लगती है, हम बेटाडीन यूज़ करते हैं, वो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट. हम स्पिरिट यूज़ करते हैं, खून निकलता है उसको रोकने के लिए, तो स्पिरिट भी क्या है? हमारा वॉलेटाइल कंपोनेंट हो गया. बेटाडीन, है ना, बेटाडीन एंड स्पिरिट क्या है? हमारे वॉलेटाइल कंपोनेंट है ना. बेटाडीन और वॉलेटाइल, हमारा बेटाडीन एंड स्पिरिट क्या हो गया? हमारा वॉलेटाइल कंपोनेंट हो गया. चलिए हम इसे एक सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम एक कंटेनर ले लें यहाँ पे, है ना, जिसमें हमारा वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है ए, है ना. वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हमारा यहाँ पर ए. वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है कंपोनेंट ए. कंपोनेंट हमारा ए प्रेजेंट है, और ए क्या है? वॉलेटाइल कंपोनेंट. वॉलेटाइल कंपोनेंट, और ये हम सिर्फ इसमें प्योर ए लेंगे, सिर्फ हम इसमें प्योर कंपोनेंट ए लेंगे, तो प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ ए विल बी प्योर प्रेशर ऑफ ए. प्योर प्रेशर विल बी डिनोटेड एज पी नॉट ए, है ना. पी नॉट ए, प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, बिकॉज ए वी हैव ओनली टेकन ए इन दिस कंटेनर, सो इट विल बी पी नॉट ए. अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, है ना. अब इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? हमारा सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट प्रेजेंट हो रहा है, एक्स ही प्रेजेंट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे यहाँ से. बिल्कुल सही. मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए विल बी 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है हमारा कंटेनर में. चलिए इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है? डिफाइंड एज द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. हम एक ही कंपोनेंट लिए हैं, तो पी ए क्या हो जाएगा हमारा? पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, है ना. पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए. प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट क्या आ जाएगा? पी ए इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स ए. बिल्कुल, के इंटू एक्स ए हो जाएगा हमारा यहाँ से. अब देखिए, अगर हम यहाँ से देखें, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं पहले. ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1, है ना. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया.
अब देखिए अगर हम एक्स ए की वैल्यू यहाँ से देखें तो एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, हम इसमें 1 रखेंगे। पी ए इक्वल टू कितना है, पी नॉट ए है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इसको स्टार मान लें और हम इसको ये वाला स्टार मान लें, ठीक है, दोनों अलग अलग स्टार से, फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन राइट क्या लिखें यहाँ पे, पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए, सॉरी पी नॉट ए नहीं, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए किसके बराबर होगा, के के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है, पी ए कितना हो रहा है, पी नॉट ए, तो पी नॉट ए विल बी इक्वल टू के हो जाएगा, के, ठीक है। हम इसको 2 मान लेते हैं, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, पी नॉट ए के बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 2 वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज, क्या लिखेंगे, के की वैल्यू कितनी आई हमारी, पी नॉट ए आई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। बस यही हमारा राउल्स लॉ का इक्वेशन नहीं है हमारा। राउल्स लॉ का इक्वेशन क्या कहता है, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ये हमारा क्या आ गया, राउल्स लॉ का इक्वेशन। अब चलिए हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का। यहीं पे ग्राफ देखते हैं। अगर हमने सिर्फ क्या लिया, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट लिया हुआ है, एक कंपोनेंट लिया हुआ, ग्राफ बना दिए, इधर क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, इधर क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, इक्वल टू 0, इधर क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, इक्वल टू 1। इसका ग्राफ बनेगा हमारा, सीधा जाएगा यहाँ पे, जो कि क्या डिनोट करेगा, पी नॉट ए, है ना। ये हमारा ग्राफ हो गया राउल्स लॉ का। बस इतना ही है हमारा राउल्स लॉ। ये ग्राफ याद रखना है, ग्राफ के साथ साथ हमें ये इक्वेशन याद रखना है। बस इसी के बेसिस पे हम सारे आगे के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से और ये ग्राफ यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के कॉन्सेप्ट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने। थैंक यू।